औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जी। आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है? शुरू करते हैं चैप्टर 7। इस वीक का हमारा टारगेट चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 12। 7 हम करेंगे आज और कल, फिर नेक्स्ट 3 डेज में हम लोग करेंगे 6 और फिर 12। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 को, मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस। इसको पहले समझ लेते हैं और फिर हम उसको किताब से रीड कर लेंगे। मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस, इसका क्या मतलब है? मॉर्टगेज कराना, चार्ज क्रिएट करवाना, और इसका एक और भाई भी होता है, उसका नाम है प्लेज करवाना। तो ये 3 भाई हैं। जो सबसे बड़ा भाई है वो प्लेज है, फिर एक भाई का नाम है मॉर्टगेज, और एक जो छोटा भाई है उसको हम कहते हैं चार्ज। और तीनों में डिफरेंस है। प्लेज कहते हैं कि आप किसी एसेट का फिजिकल पोजेशन उठा के दूसरी पार्टी को दे दें। आप फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर कर दें इसको लेंडर को, और लेंडर से कहें कि भाई मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो, मुझे पैसा दे दो अगेंस्ट दैट फिजिकल एसेट। कंपनी के पास एक मशीन है और कंपनी को चाहिए पैसे, तो कंपनी क्या करेगी? पहले इस मशीन का मार्केट रेट लगवाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू मालूम करेगी, और अपना एसेट बेचने की बजाय अपने एसेट की फिजिकल पोजीशन उठा के, यानी कि ये मशीन उठा के बैंक के पास लेके जाएगी और बैंक से कहेगी ये रही हमारी मशीन, ये मशीन आप अपने पास रखें और हमें इस मशीन के बदले कैश दे दें, पैसा दे दें। ये लेंडर इस मशीन को अपने वेयर हाउस में रख लेगा, इस मशीन की जो मार्केट वैल्यू लगी होगी उससे कम पैसा देगा, उससे कम पैसा देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट भी तो अर्न करना है ना। और कल को अगर ये पैसा डूब गया तो उसके पास जो मशीन पड़ी होगी वो एक ज्यादा वैल्यू की होगी एज कंपेयर टू लोन, और वो मार्केट में फिर उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। दिस लेंडर कैन बी अ कमर्शियल बैंक, जिस तरह ये आपके HPL, मिजान वगैरह हो गए, कमर्शियल बैंक। दैट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, इसको हम लोग NBFC कहते हैं, यानी कि वो कंपनियां जो कि बैंकिंग सेक्टर में नहीं है मगर बैंकिंग जैसे काम करती है, उसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। मुदारबा कंपनीज भी हो सकती हैं, और इसके अलावा डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पैसा लेके सॉरी एसेट लेके आपको पैसा दे रही होती है, लोन दे रही होती है अगेंस्ट दैट एसेट। दिस इज प्लेज। प्लेज में आपने क्या किया? आपने फिजिकल पोजेशन दे दिया। जी बिल्कुल, एसेट है ना, आप कोई भी एसेट दे सकते हैं। आप मशीन दे दें, आप ज्वेलरी दे दें, कुछ भी दे दें, आप शेयर्स दे दें, आप लैंड दे दें, प्लॉट दे दें,
मगर उसकी फिजिकल पोजेशन देनी होती है। अब आप कहेंगे सर लैंड और प्लॉट की फिजिकल पोजेशन हम कैसे देंगे, लैंड को उठा के लेके जाएंगे? तो आप सही कहेंगे लैंड और प्लॉट यहाँ पे नहीं आता, मैंने जरा जज्बाती होकर यहाँ पे लिख दिया, ये एक और जगह पे क्लासिफाई होता है। तो हर वो एसेट जो कि मूवेबल हो, आप उसकी फिजिकल पोजेशन उठा के देख सकते हैं। अच्छा, और अगर वो एसेट जो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, उसके साथ क्या किया जाए? उसके साथ हम मॉर्गेज करते हैं, यानी कि टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं। प्लस में हमने पूरा का पूरा एसेट उठा के बैंक के वेयर हाउस में जमा करा दिया था। मॉर्गेज के अंदर ऐसा नहीं है, मॉर्गेज के अंदर हम टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगेन प्लॉट मूवेबल नहीं है, मगर प्लॉट का टाइटल हम उसके नाम ट्रांसफर कर देते हैं। लेंडर को कागजात जमा करवा देते हैं, यानी कि जो हमारे पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास रजिस्ट्री होती है, वो रजिस्ट्री उठा के हम बैंक के हवाले कर देते हैं और बैंक से कहते हैं कि भाई हमें लोन दे दे और ये रजिस्ट्री हमारी अपने पास रख ले। तो जो लीगल टाइटल होता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं लेंडर को। यहाँ पे ट्रांसफर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको हम बेच रहे हैं। ट्रांसफर से ये मुराद है कि हम उसके पास बतौर अमानत रखवा रहे हैं, और उस अमानत के बदले हमने क्या लिया है? पैसा, लोन लिया है, डेट लिया है। ठीक। तीसरा है चार्ज। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? चार्ज के अंदर एसेट भी हमारे पास रहता है, हमारे पास एसेट भी है और हमारे पास उसका यूज भी है। प्लेज में क्या था? प्लेज में हम एसेट फिजिकल जाके ट्रांसफर कर रहे थे, उसको उसके हवाले कर रहे थे, उसको उसका पोजीशन दे दिया था। अब वो एसेट हम बाद में यूज नहीं कर सकते थे, मगर चार्ज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम बैंक्स को अपने पास बुलाते हैं और बैंक्स को कहते हैं, या किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को बुला के उसको कहते हैं कि भाई हम आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं, मगर मसला ये है जनाब कि हम एसेट को भी साथ में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप ऐसा करें, हमारे इस एसेट के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट कर दें, अपना चार्ज क्रिएट कर दें। यानी कि कल को अगर हम आपको पैसे पे ना कर पाए तो आप बिला झिझक ये एसेट उठा के लेके जा सकते हैं। हम आपको राइट दे रहे हैं, हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप हमारे इस एसेट का पोजेशन ले सकते हैं इफ कंपनी is defaulting to pay the loan। कंपनी जहां पे डिफॉल्ट कर रही है, आप उस वक्त आए, एसेट आपकी अमानत के तौर पे हमारे पास पड़ा होगा, आप वो एसेट लेके जा सकते हैं। चार्ज भी दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। एक फिक्स्ड है, एक फ्लोटिंग है। फिक्स चार्ज के अंदर हम एसेट स्पेसिफाई कर देते हैं, एसेट आइडेंटिफाई कर देते हैं कि भाई ये वाला एसेट है, आपने इसके बदले हमें पैसा दिया है, अगर हम आपको पैसा ना दें तो आप ये वाला एसेट जिसके ऊपर आपका चार्ज है, जिसके ऊपर आपका साइन हो गया, जिसके ऊपर आपकी स्टैंप लगी, वो आप लेके जा सकते हैं। यानी कि हमने आइडेंटिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया एसेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट है, मगर
फ्लोटिंग चार्ज भी एक तरीका होता है जिसके अंदर हम एसेट को आइडेंटिफाई नहीं करवाते, स्पेसिफाई नहीं करवाते। हम ये कह देते हैं कि जनाब अगर हम लोग आपका लोन अदा ना कर पाए तो आप उस क्लास ऑफ एसेट्स के कोई भी एसेट उतनी मालियत के लेके जा सकते हैं। यू कैन चूज फ्रॉम क्लास ऑफ एसेट्स। ठीक हो गया। तो जो उसकी वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो कि लोन की वैल्यू है। तो ये तीन भाई हैं, एक प्लेज, एक मॉर्गेज और एक चार्ज। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसको हम प्यार से कहते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज किताब में देखेंगे तो आपको किताब में इसकी अंग्रेजी मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज में हमें डिफरेंस समझ आया। आपको इस चीज का आइडिया है कि कंपनी के पास एक इम्प्लाइड पावर होती है बोरो करने की। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि एवरी कंपनी हैज एन implied power of borrowing। उसके पास इम्प्लाइड पावर है, उसके पास इनहेरेंट पावर है। तो आप इम्प्लाइड भी लिख सकते हैं और इनहेरेंट भी लिख सकते हैं। इम्प्लाइड क्यों? क्योंकि इवन दो ये मेमोरेंडम के अंदर और आर्टिकल्स के अंदर लिखी नहीं होती पावर, स्टिल ये डीम किया जाता है कि यस कंपनी हैज द पावर। कंपनी हैज द पावर टू टेक लोन। कंपनी के पास पावर है कि वो एडवांस ले सके, क्रेडिट ले सके। और कैसे लेगी? प्लेज के थ्रू, मॉर्गेज के थ्रू, चार्ज के थ्रू। प्लेज के थ्रू, मॉर्गेज के थ्रू और चार्ज के थ्रू वो लोन ले सकती है। किससे ले सकती है? बैंक से, फाइनेंशियल इदारों से, और जो लिस्ट हमने देखी है एनबीएफसी से। अब बैंक्स के अंदर भी कमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, मुदारबा कंपनी से ले सकती है। तो ये उसके पास चीजें अलग। एक चीज जो कंपनी को ख्याल रखना चाहिए इस पावर को एक्सरसाइज करते टाइम कि ये पावर उसी वक्त एक्सरसाइज की जा सकती है, यानी कि ये पावर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सर्टिफिकेट के बाद ही एक्सरसाइज की जा सकती है। कंपनी के पास पावर तो है मगर ये पावर ग्रीन कब होती है? ये पावर ग्रीन उस वक्त होती है कि जब वो ऑब्टेन कर ले क्या? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है? ये हम चैप्टर 6 के अंदर इसको स्टडी करेंगे। आप लोगों ने फॉर द टाइमिंग ये याद रख लेना है कि कंपनी ये पावर कब एक्सरसाइज करेगी? जब उसके पास सर्टिफिकेट आ जाए फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद वो ये बाइंग पावर, बोरोइंग पावर इस्तेमाल कर सकती है। भाई हमने ये तो बता दिया कि कंपनी किसी से भी लोन ले सकती है, क्या हमने ये बताया कि किस अमाउंट तक लोन ले सकती है? नहीं। कंपनी क्या करती है, अपने आर्टिकल्स के अंदर अमाउंट डिफाइन कर लेती है, मेंशन कर लेती है कि अगर इतनी अमाउंट तक का लोन है तो मेंबर्स अप्रूव करेंगे, अगर कम अमाउंट तक का लोन है तो डायरेक्टर्स करेंगे, और अगर बहुत ही कम लोन है तो फिर एम्प्लॉयज तक उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो यस, कंपनी के पास एक इनहेरेंट पावर है बोरो करने की, और आर्टिकल्स के अंदर हम कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, कुछ कंट्रोलिंग पावर्स भी दे सकते हैं, और लिमिट्स डिफाइन कर सकते हैं कि कहां कहां तक कितना कितना लोन वो ले सकती है। और अगर डायरेक्टर्स एक्सीड कर जाएं उन डिफाइंड लिमिट से, वो अपनी बोरोइंग एक्सेस में ले जाएं, तो फिर ये कहलाएगा अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग, और इसके ऊपर डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टीज चार्ज होती है अगर वो अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाए। ये कहा जाता है अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग।
ULTRAVIRES 7 बोरवेल। अल्ट्रा वायर्स बोरवेल। यहां तक कोई सवाल अगर है तो मुझे बताइए। इस पूरी डिबेट में कोई चीज अगर समझ ना आई हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो मुझे बताइए। आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात तो हमने नहीं की, बट स्टिल कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो प्लीज डिस्कस करें। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, हमें ये पता है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, और जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं, वो कंपनी का हिस्सा खरीद लेते हैं। शेयर्स का एक जुड़वा भाई है जिसको हम कहते हैं डिबेंचर। क्या कहते हैं? डिबेंचर। डिबेंचर डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कंपनी आपको लोन देती है। अगर आपने कंपनी से लोन लेना है तो आप कंपनी में उसके डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करते हैं। जितनी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक को, और उन डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट के बदले वो उधार दे रही होती हैं पब्लिक को। ये डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अगर सिक्योर्ड करने हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, और अनसिक्योर्ड में कोई गारंटी वगैरह किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी साथ अटैच्ड नहीं होती। ठीक हो गया जी। तो कंपनीज शेयर सर्टिफिकेट के साथ साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू करती है, और कंपनी कब करती है? जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है। और कंपनी को पैसों की जरूरत कब होती है? जब कंपनी ने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मगर जहां पे कंपनी डर रही है कि वो उस पैसे के बदले अपना हिस्सा नहीं बांटना चाहती, तो वो फिर शेयर्स इशू नहीं करते, वो डिबेंचर इशू कर लेते हैं। तो बोरविंग्स डिबेंचर के थ्रू भी की जा सकती है, ये बात भी हमें समझ आए। अब इनमें से जो दो खतरनाक चीजें हैं वो एक मॉर्गेज है और एक चार्ज है। क्योंकि प्लेज के केस पर अगर आपने गौर किया हो तो हम फिजिकल पोजेशन दे रहे हैं उस एसेट का। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल ये एक एसेट है और कंपनी को इस एसेट पे पैसा चाहिए। एक ऑप्शन ये है कि कंपनी इस एसेट को प्लेज करवा दे।
अब जब वो प्लेज करवाएगी कंपनी तो ये एसेट चला जाएगा बैंक की कस्टडी में, एसेट चला गया बैंक के पास और बैंक ने दे दिए पैसे। अब ये एसेट कंपनी के पास नहीं है तो कंपनी इसी एसेट को इस्तेमाल करते हुए कहीं और से लोन नहीं ले सकती। तो प्लेज इज सेफ, ये सेफ ऑप्शन है क्योंकि आप वो वाला एसेट ही अपने पास से निकाल रहे हैं जिसके ऊपर आपने लोन लिया है। तो सेम एसेट को यूज करते हुए आप दोबारा से लोन नहीं ले सकते प्लेज के केस में। मॉर्गेज में क्या होता है? मॉर्गेज हो सकता है कि आपके पास एक प्लॉट हो, लैंड का टुकड़ा हो, और आपने बैंक ए से भी इसके ऊपर लोन लिया है, बैंक बी से भी इसके ऊपर लोन ले लिया है, और बैंक सी से भी इसके ऊपर लोन ले लिया। आपने मल्टीपल बॉरोइंग्स करनी है एक ही प्लॉट के ऊपर, और तीनों बैंक्स को आपने प्रॉपर्टी के टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया मगर जाली। आपने क्या किया? आपने पटवारी को अपने साथ में लाया और आपने जाली इंस्ट्रूमेंट्स बना के इन तीनों बैंक्स को दे दिए। लैंड की वैल्यू थी 1 करोड़, बैंक ए से आपने ले लिया 70 लाख, बैंक बी से आपने ले लिया 80 लाख, और बैंक सी से आपने ले लिया 50 लाख। कुल मिला के 1 करोड़ की वैल्यू वाला प्लॉट 2 करोड़ के पैसे आप इकट्ठा करके मुल्क से बाहर फरार हो गए, लंदन चले गए, और वहां पे जाके आपने पटवारियों से हाथ मिलाया और कहा, देखा ऐसे करते हैं बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो मॉर्गेज के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप जाली कागजात बना के एक ही प्रॉपर्टी को डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफर और मॉर्गेज करवा के उनसे पैसे ले सकते हैं। यही मसला चार्ट्स के अंदर भी है, यही मसला चार्ट्स के अंदर भी है कि चार्ज तो आपने क्रिएट कर दिया एक एसेट के ऊपर, और उस एसेट के ऊपर हो सकता है कि बैंक ए ने भी चार्ज क्रिएट किया हो, बैंक बी ने भी किया हो, बैंक सी ने भी किया हो, और उन्होंने भी इस चार्ज के ऊपर अपना अपना पैसा रखा हो। तो जब कल को कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, कंपनी बंद हो रही होगी, तो ये तीनों पहुंच जाए और कहें जनाब हमारा पैसा, और तीनों आपस में लड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि एक ही एसेट के ऊपर 3 डिफरेंट तरह के चार्ज क्रिएट होके चल रहे थे। तो तीनों बैंक्स आपस में लड़ लड़ के शहीद हो जाएंगे कि भाई किसका उस पर हक ज्यादा है। तो लॉ कहता है कि आपने हर वो प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेज करानी है, चार्ज करानी है, यू आर लायबल कि उसको रजिस्टर करवा लिया जाए। कंपनी को कह दिया कि तुमने रजिस्टर करवा लेना है मॉर्गेजेस को और चार्जेस को, और इसके साथ उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट दे दी, और वो लिस्ट आप लोगों ने क्लेम कर लेनी है। ये लिस्ट है टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस वाली। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं आपने मनोमन उसको याद कर लेना। यानी कि ये वो एसेट्स हैं, अगर इनके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हो रहा है तो ये आपने लाजमी रजिस्टर करवाने हैं। इनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, दे आर टू बी रजिस्टर्ड मस्ट। आपने ये सारी बातें याद कर लेनी है, एक दफा ये लिस्ट पढ़ लें, और अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है तो पूछिए।
ठीक है जी, ये लिस्ट आप लोगों ने देख ली, ये आप लोगों ने उसको क्रैम कर लेना है मनोवन एज इट इज। तीसरा पॉइंट, ऑन बुक डेट्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के वो रिकॉर्ड्स जिसके अंदर कंपनी ने लिखा हुआ है कि लोगों से उसने उतना पैसा लेना है। तो जो उसने पैसा लोगों से लेना है वो है, फर्ज करें 10 लाख, तो वो 10 लाख की अमाउंट के रिकॉर्ड 7 लाख में बेच के अभी पैसा ले सकती है, यानी कि बाद में आने वाला पैसा अभी डिस्काउंट करा के ले सकते हैं उसके बदले। तीसरा, उसके बाद 8वां, 3 4 5 6 7 8, रिडीमेबल कैपिटल, वो कैपिटल जो कि वापस किया जाएगा। कि अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ हुआ है जिसमें रिडीमेबल कैपिटल है तो उसके बदले भी आप कर सकते हैं। यार ये देखो, कंपनी ने उधार पे सामान दिया हुआ और कंपनी का रिसीवेबल है लेट्स सपोज 20 लाख। ठीक, कंपनी को ये पैसा मिलना है आफ्टर 6 मंथ्स, 20 लाख मिलना है 6 महीने के बाद। ये क्या है रिसीवेबल, ये क्या है उसका एसेट। क्या इस एसेट के ऊपर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। अब होगा ये कि ये जो डेट है ये कंपनी इसको लिखती है अपने बुक डेट्स के अंदर, यानी कि एक ऐसी किताब उनके पास होती है जिसके अंदर रिसीवेबल्स लिखे आ रहे होते हैं, और वो वाले एसेट्स ये मॉर्गेज करा के या चार्ज करवा के इनके अगेंस्ट पैसे जो है वो ले सकते हैं। 20 लाख का अगर रिसीवेबल है तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे? 20 लाख से कम, लेट्स सपोज 12 लाख मुझे मिल गया, तो 12 लाख पे मैं अभी एंजॉय कर लूंगा, और जब ये 6 महीने वाली बारी आएगी तो मैं ये बैंक से कहूंगा कि यार 20 लाख जब मुझे वहां से मिलेगा 12 आप एडजस्ट कर लेना और बाकी मेरे हवाले कर देना। बात समझ आई? चलो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये चार्ज रजिस्टर होना चाहिए, अदरवाइज क्या आएंगे मसले मसाइल आएंगे। हर वो मॉर्गेज, हर वो चार्ज, जैसे यहाँ पे था जब बैंक्स आपस में लड़ाई कर रहे थे कि यार किसका चार्ज किसके पास है, तो इसका हल ये है कि हम इस चार्ज को क्या करा लें, रजिस्टर करवा लें, ताकि बैंक्स को पता हो कि जिस एसेट के ऊपर ये लोग लोन दे रहे हैं वो एसेट उनका है भी या नहीं। जिस एसेट के ऊपर ये लोग लोन दे रहे हैं वो एसेट किसी और के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो हम लोगों ने क्या करना है, उस मॉर्गेज या चार्ज को रजिस्टर करवा लेंगे। ये किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है कंपनी की। कंपनी की ड्यूटी है कि वो चार्ज को या मॉर्गेज को रजिस्टर करवाए। किसके पास? गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। यानी कि जैसे ही चार्ज क्रिएट हो उस एसेट पे सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की ये है कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर वो चार्ज रजिस्टर करवा ले। रजिस्ट्रार जो है वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके ऊपर उसके साइन भी आ रहे होंगे और एक ऑफिशियल सील लगी होगी जो कि उसको ज्यादा ऑथेंटिकेट कर रही होगी। ये ड्यूटी तो कंपनी की है, बट जो इंटरेस्टेड पर्सन है, और यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन कौन सा होगा? जो लोन दे रहा है, यानी कि लेंडर। लेंडर भी
इस चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। यानी कि अगर लेंडर को लग रहा है कि कंपनी टाल मटोल कर रही है, देर कर रही है, जान के तंग कर रही है, तो इवन दो कि ड्यूटी कंपनी की है, मगर ये लेंडर आगे चल के आगे बढ़ के खुद भी इसको रजिस्टर करवा सकता है। और अगर वो लेंडर यानी कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो चार्ज रजिस्टर करवा रहा है, तो उसको वो जो कॉस्ट उसकी इनकर हुई होगी इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो उसको रीइंबर्स करेगी कंपनी, रीइंबर्स करेगी कंपनी। यानी कि जो प्राइम ड्यूटी है, जो प्राइम ड्यूटी है वो है कंपनी की कि वो चार्ज को रजिस्टर करवाए क्रिएशन के 30 दिनों के अंदर अंदर। बट लेंडर यानी कि इंटरेस्टेड पर्सन भी ये काम कर सकता है, और अगर ये काम वो कर रहा है तो उसको तमाम कॉस्ट रीइंबर्स की जाएगी, कॉस्ट टू बी रीइंबर्स्ड। ठीक हो गया। और रजिस्टर क्या क्या करवाना है, ये लिस्ट, यानी कि अगर इस लिस्ट के मुताबिक कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है तो वो आपने रजिस्टर करवा लेना है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। हर वो बैंक, हर वो लेंडर, हर वो शख्स जो कि वो एसेट खरीद रहा होगा या उसके ऊपर लोन दे रहा होगा, कानून को लगता है कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक दफा चेक कर ले कि क्या इस एसेट के ऊपर कोई मॉर्गेज या चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड तो नहीं। यानी कि हर वो लेंडर, हर वो बायर जो कि वो एसेट खरीद रहा है या उसके ऊपर लोन दे रहा है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस उसके पास होना चाहिए, यानी कि उसको खुद से एक दफा चेक कर लेना चाहिए। लॉ को लगता है कि वो इतना सियाना जरूर है कि वो चेक कर ले कि क्या इस एसेट के ऊपर कोई चार्ज या कोई मॉर्गेज क्रिएट तो नहीं हुआ। अब इसके बाद दो चीजें रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, इसको जरा समझते हैं। ये दो पॉइंट्स, हमने देखना है कि चार्ज क्रिएट कहां पे हुआ है और प्रॉपर्टी कहां पे। चार्ज क्रिएट कहां हुआ है, प्रॉपर्टी कहां पे। अगर तो चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है और प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान में है, तो ये सारी कहानी जो कि हम ऊपर देख कर आए हैं वो फॉलो होगी। ये वाली कि कंपनी की ड्यूटी है 30 दिनों में करा ले, नहीं तो इंटरेस्ट परसेंट करवा देगा और उसको रिइंबर्स किया जाएगा। तो ये तो चीज हमने ऊपर पढ़ ली। अगली चीज, चार्ज क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, प्रॉपर्टी फॉरेन है। चार्ज बन रहा है पाकिस्तान में, मगर जिस प्रॉपर्टी पे बन रहा है वो प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है, लेट्स सपोज लंदन में, और चार्ज यहां पे क्रिएट हो रहा है। तो हमें ये देखना है जो चार्ज मैं पाकिस्तान में क्रिएट कर रहा हूं, यानी कि जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे रजिस्टर भी होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या फॉरेन कंट्री जहां पे वो एसेट पड़ा हुआ है उनके इदारों को बताना जरूरी है या नहीं, उनके रेलेवेंट अथॉरिटीज को इंटीमेट करना जरूरी है या नहीं। तो जो चार्ज यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है मगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, तो दूसरी कंट्री की अथॉरिटीज को मुझे ये बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई आपके पास पड़ी हुई उस प्रॉपर्टी पे पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हो गया। तो इनको भी मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस में। और इसके तीसरा रूल, चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट नहीं हो रहा, चार्ज फॉरेन हो रहा है, प्रॉपर्टी भी फॉरेन है। चार्ज भी बाहर है, प्रॉपर्टी भी बाहर है।
तो वो चार्ज जो कि आपने बाहर की प्रॉपर्टी पे बाहर क्रिएट किया है वो पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा ड्यू केयर के साथ। विद इन 30 डेज आपने वो पाकिस्तान में पहुंचाना, और ये 30 दिन स्टार्ट होंगे उस दिन से जब डॉक्यूमेंट्स ड्यूली पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ये जो दो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज कहां पे क्रिएट हो रहा है, प्रॉपर्टी कहां पे है, पर ये देख लो। अगर चार्ज क्रिएट पाकिस्तान में हो रहा है, प्रॉपर्टी बाहर है, तो फिर बाहर वालों को बता दो, फिर बाहर वालों को इंटीमेट कर दो, बाहर वालों को बता दो। और अगर चार्ज क्रिएट पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा, क्रिएट भी बाहर हो रहा है, प्रॉपर्टी भी बाहर है, तो 30 दिन का काउंटर शुरू हो जाएगा। पीरियड ऑफ 30 डेज शेल स्टार्ट। वो जो 30 दिन की हमने बात की थी वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डे जब ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान सेफली साउंडली ड्यू केयर के साथ पहुंच जाएंगे। वहां से 30 दिन का पीरियड शुरू होगा जब आपने पाकिस्तान में इसको रजिस्टर करवाना है अपने रजिस्ट्रार के पास। तो ये जो 30 दिन का टाइम पीरियड है ये उस दिन से स्टार्ट होगा। Am I clear? ठीक है जी, आगे चलते हैं और मजीद बातें करते हैं। कल हम लोगों ने जो आखिरी बात की थी दैट वाज कि जो भी मॉर्टगेज, जो भी चार्ज आप लोग करें, आपने उसको रजिस्टर जरूर करवा लेना है। और किन किन मॉर्टगेजेस और चार्जेस को रजिस्टर करवाना मस्ट है, वो लिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है। वो लिस्ट आप लोगों ने क्लैम कर लेनी है। रजिस्टर के अंदर हम लोगों ने जो बातें पढ़ी थी एक दफा उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि ड्यूटी किसकी है, कंपनी की, कि वो इसके पार्टिकुलर्स को रजिस्टर करवाए किसके पास, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार के पास। और चार्ज क्रिएट होने के या मॉर्टगेज होने के विद इन 30 डेज ये काम हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रार जो है वो आपको देगा एक सर्टिफिकेट, जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ऊपर उसके साइन होंगे और ऑथेंटिक होगा बाय ऑफिशियल सील। तो एक ऑफिशियल सील लगी होगी जो उसको ज्यादा ऑथेंटिक बना रही होगी। अगर कंपनी ये चार्ज रजिस्टर नहीं करवाती तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो भी ये चार्ज रजिस्टर करवा सकता है। और इस इंटरेस्टेड पर्सन के केस में जो जो एक्सपेंसेस वो बर्दाश्त करेगा उसको वो तमाम एक्सपेंसेस कंपनी रीइंबर्स करेगी, वापस करेगी। इंटरेस्टेड पर्सन के केस में भी 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, व्हाट इफ कि ये चार्ज रजिस्टर ना करवाया जाए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर मैं ये चार्ज या ये मॉर्टगेज रजिस्टर ना करवाऊं। व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस।
सबसे पहली बात कि ये चार्ज या ये मॉर्गेज वॉइड माना जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और कल को जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, कंपनी बंद हो रही होगी, कंपनी के एसेट्स बेचे जा रहे होंगे, और अगर कंपनी ने या इंटरेस्टेड पर्सन ने अपना चार्ज या अपना मॉर्गेज रजिस्टर नहीं करवाया, तो वो चार्ज और वो रजिस्टर, वो चार्ज और वो मॉर्गेज वॉइड हो जाएगा। और लिक्विडेटर जो कि वाइंडिंग अप के ऊपर आता है, वो इसको काबिल कबूल नहीं मानेगा। लिक्विडेटर विल नॉट एक्सेप्ट। उसके लिए फिर वो एक नॉर्मल एसेट होगा, और वो नॉर्मल एसेट को जिस तरह बेच रहा है वो उस एसेट को भी वैसे ही बेच सकता है। अगर ये चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इसके बदले रीपेमेंट ना करें? तो लॉ कहता है कि ऐसा कोई मजाक नहीं होगा। चार्ज या मॉर्गेज रजिस्टर है या नहीं है, आपकी रीपेमेंट की जो ऑब्लिगेशन है वो अपनी जगह पे कायम है। मगर मसला क्या आ सकता है बाइंडिंग अप के केस में? फिर वो एसेट नॉर्मल एसेट बन जाएगा, स्पेशल एसेट की डेफिनेशन से बाहर आ जाएगा, और फिर लिक्विडेटर उसको जैसे चाहे डील कर सकता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं चार्ज को या मॉर्गेज को रजिस्टर ना करवाने। अगर मैंने एक चार्ज या एक मॉर्गेज ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ, ठीक है, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और रजिस्टर करवाने के बाद मुझे उसमें कुछ रद्दो बदल करनी है, कुछ चेंज करना है, इसको हम कहते हैं हमने कुछ मॉडिफाई करना है। कुछ भी हमने कुछ टर्म्स को चेंज करना है, कुछ कंडीशंस को चेंज करना है, कुछ भी अगर मुझे उसमें मॉडिफाई करना है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी वो मॉडिफिकेशन भेज देगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कंपनी वो चेंज, वो मॉडिफिकेशन, वो तमाम पार्टिकुलर्स जो कि मॉडिफिकेशन से ताल्लुक रखते हैं वो भेज देगी फिर क्लास तो रजिस्ट्रार सवा के 11 पास। थी। क्या चीज? क्या कहा आपने? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। फिर क्लास तो सवा 11 स्टार्ट होनी थी। तो हमने अभी कौन सा कुछ ज्यादा पढ़ लिया? हम तो पिछला रिवाइज करें। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था मॉडिफिकेशन का, मैं दोबारा कर देता हूँ। दोबारा कर दूं अदनान भाई? सर दोबारा कर लेते हैं वापस भाई, अदनान भाई की फरमाइश पे हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं। एक कंफ्यूजन हो गई थी बच्चों में, तो कोई मसला नहीं। ओके, कल हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो चार्ज को रजिस्टर करे विद इन 30 डेज। और जब ये चार्ज रजिस्टर किया जाता है तो जो आपका रजिस्ट्रार है वो आपको सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रेशन का, उस पर उसके साइन होते हैं और वो मजीद ऑथेंटिक बनाया जाता है विद ऑफिशियल सील। क्या ये काम करना सिर्फ कंपनी की ही जिम्मेदारी में आता है? ऐसा नहीं है, इंटरेस्टेड पर्सन भी ये काम कर सकता है। और इंटरेस्टेड पर्सन अगर ये काम कर रहा है तो जो खर्चा उसका होगा वो कंपनी उसको पे बैक करेगी। ये बातें तो करती है। आज हमने ये कहानी शुरू की थी कि अगर ये चार्ज टाइम से रजिस्टर ना हो तो क्या होगा। नंबर वन, कि वो चार्ज कानून की नजर में वॉइड हो जाएगा। वो इस तरह वॉइड होगा कि जब वो कंपनी लेट सपोज बंद हो जाए, कंपनी बाइंड अप हो रही हो, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा वो उस एसेट को, जिसपे असल में चार्ज तो है मगर वो चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है, वो उस चार्ज को या उस एसेट को नहीं मानेगा, और वो उस एसेट को वैसे ही डील करेगा जैसे वो बाकी नॉर्मल एसेट्स को डील कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी की दो मशीनरी है, ये मशीनरी ए है, ये मशीनरी बी है, इसके ऊपर असल में तो चार्ज है बट रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये नॉर्मल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जिस तरह वो एसेट बी को डील करेगा उसी तरह वो एसेट ए को भी डील करेगा। क्यों? क्योंकि इसको रजिस्टर नहीं करवाया गया, तो उसकी नजरों में ये एक नॉर्मल एसेट काउंट होगा। क्या काउंट होगा? एक नॉर्मल एसेट। बट अगर इसको रजिस्टर करवा लिया होता और कंपनी बंद हो रही होती, कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही होती, और तब ये बंदा जिसने रजिस्टर करवाया था वो आता लिक्विडेटर के पास और कहता यार ये एसेट मेरा, ये मुझे दे दो, तो उस वक्त लिक्विडेटर वो एसेट खामोशी से उसको दे देता और वो बंदा वो एसेट लेके चला जाता, फिर वो उसको रोक नहीं सकता था। तो अच्छी बात यह है कि आपने जैसे ही चार्ज बना दिया उसको फौरन से रजिस्टर भी करवा लें। फिर लॉ कहता है कि चार्ज को अगर रजिस्टर नहीं करवाया, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट जो आपकी ऑब्लिगेशन है पैसे वापस करने की वो भूल जाए। चार्ज रजिस्टर है या नहीं है, आपकी ऑब्लिगेशन रीपेमेंट की अपनी जगह पे कायम है। डन हो गया। फिर अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ये था कि व्हाट इफ कि कोई मॉडिफिकेशन हो जाए। आपने चार्ज ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, मगर अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ रद्दोबदल हो रही है, कुछ चेंज आ रहा है, टर्म्स में चेंज है, कंडीशंस में चेंज है, ऑपरेशंस में चेंज है, कोई भी चेंज है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी वो चेंजेस के डॉक्यूमेंट, वो पार्टिकुलर्स जिसके अंदर चेंजेस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो भेजेगी रजिस्ट्रार के पास, और उसके साथ साथ एक कॉपी उसी इंस्ट्रूमेंट की अपने पास भी रखेगी एक स्पेसिफाइड मैनर में, तो उसको भी भेजना और अपने पास भी रखना। ठीक है? जब उसको भेज देगी तो रजिस्ट्रार उसके अंदर चेंजेस कर देगा, और चेंजेस करने के बाद वो आपको बता देगा कि भाई मैंने आपके बताए हुए डॉक्यूमेंट के मुताबिक, आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, आपकी प्रोविजंस के मुताबिक जो जो चीजें आपने डिमांड की थी, मैंने वो चेंजेस मॉडिफाइड कर दी हैं आपके रजिस्टर्ड चार्ज के अंदर, चार्ज या मॉडरेज के अंदर। तो अब आप लोग एक काम करें, जरा ये दो पैराग्राफ्स पढ़ें, ये दो, ये पढ़ के मुझे बताइएगा इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन।
जी जनाब, हो गया तैयार। सर अगर एक कंपनी के पास, एक सेकंड, ये इसको बड़ा कर लेते हैं। सर अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं रीपे के लिए एट लिक्विडेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड चार्ज, तो कैसे रिकवर करेगा क्रेडिटर? फिर वो अगर तो उसने उसको रजिस्टर करवाया हुआ है तो वो आएगा, अपने एसेट उठाएगा और चला जाएगा। और अगर उसने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो वो उसकी बेवकूफी है। अब वो नॉर्मल क्रेडिटर्स की लाइन में लगेगा और जैसे नॉर्मल क्रेडिटर्स को पैसे मिल रहे हैं, जिस हिसाब से मिल रहे हैं, उसको उसी हिसाब से उतने पैसे मिलेंगे। ठीक हो गया? चलें मजीद कुछ बातें देखते हैं। अब पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट पेमेंट कह लें या इसको सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या हमें इसके अगेंस्ट पेमेंट करनी होती है? क्या हमने इसको पैसे वापस करने होते हैं? जी बिल्कुल करने होते हैं। तो पैसे वापस करके किसको बताया जाए? जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं, जब वो मॉर्टगेज या चार्ज सेटिस्फाई कर देते हैं, तो फिर किसको बताया जाए कि जनाब हमने पैसे दे दिए? हम बताते हैं रजिस्ट्रार को। हम बताते हैं रजिस्ट्रार। दो लफ्ज है यहाँ पे, एक है पेमेंट और एक है सेटिस्फेक्शन। इन दोनों में भी डिफरेंस है। सेटिस्फेक्शन कहते हैं जब हम 100% पेमेंट कर देते हैं, फुली फुली। मगर जब हम लोग किस्त में पेमेंट कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो खाली पेमेंट कहलाती है। तो कुछ भी हो, चाहे आपने पार्ट पेमेंट की है चाहे आपने फुल पेमेंट की है, आपने रजिस्ट्रार को लाजमी बता देना है पेमेंट करने के बाद, उस चार्ज को, उस मॉर्गेज को सेटिस्फाई करने के बाद विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ये जरूरी है, क्योंकि इवन तो आप पेमेंट कर भी रहे हैं और रजिस्ट्रार को नहीं भी बता रहे, तो रजिस्ट्रार के पास जो रिकॉर्ड है उसमें तो अभी तक यही शो हो रहा होगा कि इसके अगेंस्ट पूरा डेट खड़ा है। तो रजिस्ट्रार को बताना लाजमी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट या सेटिस्फेक्शन। जब आपने रजिस्ट्रार को बता दिया कि भाई मैंने ये पेमेंट कर दी है, तो रजिस्ट्रार उसी दिन उसको अपने पास रजिस्टर कर देगा, बशर्ते कि वो पहले लेंडर से पूछेगा। यानी कि आपने तो इन्फॉर्म कर दिया रजिस्ट्रार को कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, रजिस्ट्रार ने आपके कहने पे अमल नहीं करना, उसने लेंडर से कंफर्म करना है कि क्या वाकई में तुम्हें पैसे मिल गए हैं या नहीं। वो कंफर्म करेगा लेंडर से, और कंफर्म करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही वो अपने पास उसको ऑफिशियल नोट करेगा। रजिस्ट्रार जो है जब वो लेंडर से पूछेगा तो उसको 14 डेज का टाइम देगा। तो तुमने विद इन 14 डेज मुझे बताना है कि क्या तुम्हें पैसे मिल गए हैं या नहीं, और क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। अब यहाँ पे अगर लेंडर कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता, तो रजिस्ट्रार जो है वो उसको अपने पास एंटर कर लेगा। और अगर वो कोई ऑब्लिगेशन फाइल कर देता है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो बता देगा कंपनी को कि भाई ये ऑब्जेक्शन उसकी तरफ से आया। तो जब आपने पेमेंट करनी है, जब आपने डेट सेटिस्फाई करना है, तो आपने बताना है कि इसको रजिस्ट्रार को बताना कब है, पेमेंट करने के 30 दिनों के अंदर अंदर। जब आपने बता दिया तो रजिस्ट्रार ने कंफर्म किया, किससे कंफर्म किया? लेंडर से, क्रेडिटर से, और उसको टाइम दिया 14 डेज का कि बताओ क्या कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्शन है, अब अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ये फौरन से कम्युनिकेट करेगा उस कंपनी के साथ
कि भाई आप तो कह रहे थे कि पैसे सबमिट हो गए हैं, मगर इसने तो ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर वो अपने पास इसको नोट कर लेगा, इसको रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा, ऑब्जेक्शन थी, कम्युनिकेट किया, जब ये ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगी फिर वो अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो रिकॉर्ड तो उसने अपने पास करना ही करना है, ऑब्जेक्शन से पहले भी और ऑब्जेक्शन के बाद भी। यहां तक कोई सवाल? यहां तक हमें बात समझ आई। अब मजे की चीज आपको बताता हूँ। हमने कहा था कि तुमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना है विद इन 30 डेज, यही पड़ा है कि 30 दिनों में उसको बता दो जब तुमने पेमेंट कर दी। मजे की बात यह है कि अगर उसको कंपनी ना बताए और रजिस्ट्रार को कहीं और से पता चल जाए, ही बिकम्स अवेयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कंपनी ने नहीं बताया मगर उसको बाहर से खबर लग गई कि ये डेट रीपे हो चुका है या कुछ अमाउंट वापस हो गई है, तो फिर भी वो अपने पास उसको नोट डाउन कर देगा। समझ आई बात? अगर उसको बाहर से पता चले तो वो एक दफा लेंडर से पूछेगा और पूछने के बाद वो उसको अपने रिकॉर्ड्स में नोट डाउन कर लेगा। और अगर 30 दिनों के अंदर अंदर उसको नहीं बताया और बाद में याद आया कि ओहो उसको तो हमने बताना भी था, तो फिर आप पे पेनल्टी होगी और आपको एक एडिशनल फी के साथ ये बात बतानी पड़ेगी उसको। तो 30 दिन अगर क्रॉस हो जाए, अगर ये 30 दिन क्रॉस हो जाए तो फिर आपको एडिशनल फी पे करनी पड़ती है और साथ पेनल्टी भी देनी पड़ती है। अगर ये बात समझ आ गई है तो बराहे करम ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लें। ये सारी प्रोसीजरल बातें और सारी एज इट इज आपको याद कर लेनी है। जी, सवाल ये है कि क्या माफी नहीं होती अगर दोस्त निकल आए? क्या ही बात है, मगर आप जिस माफी की बात करी ना उसको फिर हम लोग करप्शन कहते हैं। तो बेटर यही है कि थोड़ा फाइन दें मगर कानूनी फाइन दें। दोस्ती यारी सब बाद में। कोई सर दोस्त लास्ट लाइन रिपीट कर दें, क्या? लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दें। लास्ट वाली लाइन यही है कि अगर एक कंपनी फेल कर देती है और अपने पार्टिकुलर्स जमा इससे नहीं करती, ऊपर ऊपर वाला रजिस्ट्रार भाई, रजिस्ट्रार भाई को अगर कहीं बाहर से पता चले
अगर कंपनी उसको डायरेक्ट ना बताए, उसको बाहर से पता चले या उसको लेंडर बता दे कि भाई इसने मेरे सारे पैसे दे दिए, तो फिर वो अपने रिकॉर्ड्स में सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर सकती है, बशर्ते कि वो लेंडर से दोबारा पूछेगी क्या वाकई में तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और अगर उसने कह दिया नहीं तो वो अपने रिकॉर्ड्स को साफ कर देगी। डन। आगे जो उसका बकिया कॉन्सेप्ट है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेंट। एक सेकंड, यस, इसको यहीं से पढ़ लेते हैं, रेक्टिफिकेशन वाला। जी, प्रॉपर्टी नो लॉन्गर रिमेन, फिर आपको प्रॉपर्टी वो वापस करनी पड़ती है। देखो ना, आपने मेरे पास एसेट रखवाया और मैंने आपको पैसे दे दिए, आप वो मुझे पैसे बार बार पे कर रहे हो, पे कर रहे हो, पे कर रहे हो, एक टाइम आया कि सारे पैसे आपने मुझे पे कर दिए। आप तो मुझे पैसे दे रहे थे बट मैं रजिस्ट्रार को नहीं बता रहा था। जब पैसे पूरे हो गए तो मैंने आपको आपका एसेट वापस कर दिया, अब आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। अब अगर रजिस्ट्रार को कहीं बाहर से पता चलता है, मैंने नहीं बताया, आपने फर्ज करें जाके बता दिया कि भाई मैंने तमाम पैसा उसका रीपे कर दिया, तो उस वक्त रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर लेगा। एक दफा वो आपसे पूछेगा जरूर कि बताओ तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो फिर वो उसको अपने पास अपने रिकॉर्ड के अंदर भी साफ कर देगा। और अगर आप उसको बाद में बताएंगे तो फिर वो आप पे एडिशनल फी और पेनल्टी वगैरह चार्ज कर सकता है। तो देख के फैसला करना है कौन सा इकोनॉमिकल फैसला, क्योंकि अगर उसको बाहर से भी कहीं से पता चल जाए और कंपनी ने डायरेक्ट भी ना बताया हो, तो ऑब्जेक्शंस को देखने के बाद वो अपने रिकॉर्ड्स को सही कर सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। भाई साहब, चार्ज रजिस्टर करने का टाइम और चार्ज के अंदर जो रेक्टिफिकेशन का टाइम है, हमें पता है कि ये 30 दिन है। हमें क्या पता है? ये 30 दिन है। क्या ये टाइम पीरियड बढ़ सकता है? तो एसएससीपी में अगर उसको लग रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और उसको अप्लाई किया है, किसने अप्लाई किया है? कंपनी ने या उस इंटरेस्टेड पर्सन ने, और एसएससीपी को लगता है कि भाई सब कुछ सही है, एप्लीकेशन सही है, तो ये टाइम पीरियड 30 दिनों से बढ़ाया जा सकता है। 30 दिन से बढ़ाया जा सकता है। फर्ज करें चार्ज 30 दिनों में रजिस्टर नहीं हुआ, ना इंटरेस्टेड पर्सन करा पाया ना कंपनी करा पाई, मगर उन्होंने बाद में एप्लीकेशन दे दी, कुछ रीजंस बता दी कि भाई गलती से हो गया था, हम लोगों ने जान के नहीं किया, और ऐसी रीजंस किसी क्रेडिटर को, किसी शेयर होल्डर को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा रही हो, तो उस तरह के रीजंस को फिर ये लोग मान लेंगे और उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड की जा सकती है, वो उसको अलाउ कर सकता है। एसएससीपी एक्सटेंशन देगी टाइम में या रेक्टिफिकेशन कर सकती है जितना उसको फिट लगे। इसकी सर्टिफाइड कॉपी वो भी फाइल की जाएगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास विद इन 7 days ऑफ सच ऑर्डर। अब अगेन इस तरह की बातें सारी प्रोसीजरल हैं, तो ये आपको याद ही करनी है। और एक्सटेंशन इन टाइम का हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि हम किसी के राइट्स को खराब कर रहे हैं, किसी के राइट्स को मजरू कर रहे हैं, और ये वैसा ही माना जाएगा जैसे ये टाइम पे रजिस्टर हुआ था। तो अगेन इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने उसको भी एज इट इज याद कर लेना है। कंपनी लॉ के अंदर सबसे जो मेन इशू है वो क्राइमिंग। जितनी आपकी क्राइमिंग अच्छी होगी उतने ही आपके पासिंग रेशो अच्छी हो जाएगी। अब जितने ये मॉर्गेजेस और चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, कंपनी को चाहिए कि वो इस सब का एक रजिस्टर मेंटेन करे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करे स्पेसिफाइड मैनर में। ये मैनर कौन बताएगा? वो लोग बताएंगे, हमें यहाँ पे नहीं बताया गया। वो रजिस्टर, इंस्ट्रूमेंट की कॉपीज, जो जो मॉडिफिकेशन हुई है वो इंस्पेक्ट की जा सकती हैं, हर मेंबर क्रेडिटर आके देख सकता है फी के बगैर।
और इनके अलावा अगर किसी और ने आके उसको इंस्पेक्ट करना है तो उसको फिर एक प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तो लेवल 1 की पेनल्टी चार्ज होगी, और एसएससीपी फौरन से ये कहेगा कि भाई इसको फौरन से इंस्पेक्शन करवाया जाए। तो मना करते बाद वो जरा जलाल में आ जाते हैं और कहते हैं कि फौरन से इसको इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाए। हर कंपनी अपने ही रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर उन तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगी, इंस्ट्रूमेंट की कॉपी रखेगी, मॉडिफिकेशन वाली बातें रखेगी, तमाम चीजें, तमाम जो मेंटेन हुआ है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखेगी। तो दैट वाज इट फॉर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल बात नहीं करता, और ये बहुत क्रैमिंग बेस्ड है। तो आपने इस पूरे चैप्टर को क्रैम ही करना है, क्योंकि इसमें यहाँ लिस्ट है या प्रोसीजरल बातें, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है बिटवीन चार्ज, प्लेज और मॉर्गेज। तो उस डिफरेंस के साथ आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस वाज चैप्टर